हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विके कुमार सिंह दिस साइड। सो आज हम रिएक्ट की सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था जिसमें रिएक्ट क्या होता है, उसे लाइब्रेरी क्यों कहते हैं और रिएक्ट की इंस्टॉलेशन गिट क्या होती है, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं मटेरियल यूआई, इन चीज़ों के बारे में बात किया था। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है जो कि प्रॉप्स, स्टेट और स्टाइल्ड कंपोनेंट है, तो इस पार्ट में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसे मैंने क्या किया है, फर्दर डिवाइड करने के लिए कि छोटे छोटे वीडियोस बने, तो मैंने पार्ट 2 को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें पहले हम प्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, फिर स्टेट और फिर स्टाइल्ड कंपोनेंट कि कैसे हम खुद की स्टाइल बना सकते हैं या एज ए कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मूव करते हैं प्रॉप्स पे। तो हमने इससे पहले रिएक्ट क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें रिएक्ट में आती है वो देखा था, और हमने फर्दर डिवाइड किया था कि हम कैसे कैसे मूव करेंगे फर्दर इस सीरीज में रिएक्ट की। तो हमने सेटिंग अप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कर लिया था, जिसमें हम Node.js क्या होता है, हम इंस्टॉल कैसे करते हैं उसके बारे में बात किया था। अब इसके बाद आता है प्रॉप्स एंड स्टेट कि प्रॉप्स होता क्या है, उसे यूज़ कैसे करते हैं, स्टेट फर्दरमोर क्या होता है, और फंक्शनल कंपोनेंट पे हम कैसे इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधा हम चलते हैं जो हमने प्रोजेक्ट इनिशियली बनाया था, और इस प्रोजेक्ट को मैंने गिट में नहीं डाला है, बट अभी से जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे, ताकि जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे हम उन सारी के सारे पार्ट्स को एक गिट के रेपो में मूव करते जाएंगे कि इन केस अगर आप सिंकअप कर रहे हो, साथ में कोड कर रहे हो, तो आप वो कोड देख सको जो हमने इससे पहले कर रखा है। ठीक है, तो सीधा मूव करते हैं हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर की तरफ। तो ये रिएक्ट ओपी हमने इससे पहले बनाया था। सॉरी, पहले हम इसका कोड खोल लेते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड हमने इससे पहले देखा था कि हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत प्रेफरेबल है और बहुत ही इजी टू यूज़ है, और बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं इसमें जो हम यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो आपको दिखाने के लिए हमने कुछ एक्सटेंशन अनइंस्टॉल किया है ताकि हम साथ में उसे इंस्टॉल करके फर्दर यूज़ कर सकें। ठीक है, तो हमने ये कोड लिख दिया और साथ ही साथ हम npm स्टार्ट भी कर लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम नहीं लगता, बट अगेन 1 और 2 मिनट्स पे आपका क्यों बर्बाद करें। तो npm रन स्टार्ट, ठीक है, सॉरी, npm रन स्टार्ट। तो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट भी हो गया है। एक बार हम उसे रन कर लेते हैं। ये बहुत ही इनिशियल स्टेप्स है, मतलब इनिशियल प्रोजेक्ट है, हमने इसमें कुछ नहीं करा, हमने इसमें सिंपली ये मेन पेज ही दिखाया बस। ठीक है, तो हम बेसिकली बिल्कुल स्क्रैच से देख रहे हैं कि प्रॉप्स क्या होता है, हम कैसे यूज करते हैं, और फर्दर मोर हम स्टेट और बाकी चीजों में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉप्स का मतलब क्या है। देखो, प्रॉप्स कुछ नहीं है, एक प्रॉपर्टीज है जो एक पेरेंट अपने चाइल्ड कंपोनेंट को बोलता है कि ये देखो, ये कुछ भी हो सकता है, एज ए स्ट्रिंग हो सकता है, या फिर आप एक ऑब्जेक्ट उसे दे रहे हो, कुछ प्रॉपर्टीज हो जो आप अपने चाइल्ड को बोल रहे हो ये लो, आप इसे फर्दर यूज कर सकते हो। ठीक है, और एक और होता है जिसे हम कहते हैं कॉल बैक प्रॉप्स, वो, और एक और, जब पेरेंट चाइल्ड को दे तो हम उसे कहेंगे कि यार इसने एक प्रॉपर्टीज पास करी है। बट अगर चाइल्ड अपने पेरेंट को कुछ देता है तो उसे कहता है कि इसने अपने पेरेंट को कुछ वापस किया है, जिसे हम कहते हैं कॉल बैक। तो आपको दो स्पेसिफिक डिफरेंस पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज का और कॉल बैक का। तो प्रॉपर्टीज इज समथिंग यू आर पासिंग टू अनदर कंपोनेंट, और कॉल बैक इज समथिंग व्हेन योर चाइल्ड कंपोनेंट इज पासिंग समथिंग। इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट, इट कैन बी एन स्ट्रिंग और एनी प्रिमिटिव, या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट टाइप का स्ट्रक्चर पास करते हो, तो वो जब पेरेंट को पास करे तो उसे हम कहेंगे कॉल बैक मेथड। ठीक है, तो अब हम सीधा कंपोनेंट पे आते हैं अपने। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें एक नॉर्मल ऐप है जिसमें हमने दिस इज मेन पेज रेंडर किया है, और इस पर्टिकुलर ऐप को हमने इंडेक्स वाले फाइल में बोल दिया कि ठीक है, इस ऐप को आप रेंडर कर दो इस रूट के बदले। हमने इससे पहले ही देख लिया था। अब हम आज क्या करेंगे, हम कुछ कंपोनेंट्स बनाएंगे, ऐप उन्हें कुछ प्रॉपर्टीज पास करेगा, और वो कंपोनेंट एज ए कॉल बैक कुछ चीजें वापस करेंगे अपने पेरेंट को। ठीक है, तो फर्दर हम कंपोनेंट बनाने से पहले ना फोल्डर स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, फोल्डर स्ट्रक्चर ना कुछ फिक्स नहीं है कि नहीं आपको यही फोल्डर बनाने हैं, पर कुछ नॉर्म्स होते हैं जो अलग अलग कंपनीज यूज करती है। तो मैक्सिमम क्या होता है ना कि हम सोर्स के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं पेजेस का, कि इसमें हम सारे के सारे पेजेस रखेंगे कि ठीक है, होम पेज, अबाउट अस, ये सब हमारा पेजेस के अंदर होगा। ठीक है, जब हम कुछ कंपोनेंट्स बनाते हैं, कंपोनेंट्स एज एन आपने साइड नैवबार बनाया, अलग अलग जगह यूज करोगे, आपने हेडर बनाया, अलग जगह यूज करोगे, आप उसे कहते हो कंपोनेंट, कि हमने कंपोनेंट बनाया, अब फर्दर इसे अलग अलग जगह यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम उसे कह देते कि यार एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर भी बना दो, कंपोनेंट। ठीक है, अब अभी के लिए हम कंपोनेंट में एक कुछ भी बना लेते हैं। देखो, एट द एंड
हम एक टू डू लिस्ट बनाने वाले, तो बेटर है कि हम एक टू डू लिस्ट बनाएं अभी के लिए, ठीक है जी सर। अभी मैं मैनुअली लिख रहा हूं कि हम कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं। मैं आपको एक्सटेंशन भी बताऊंगा, ES7 की होती है, जिसमें आप कुछ कोड वर्ड्स होते हैं कि आप ये पास करो और आपका वो कंपोनेंट बन जाएगा, फिर आप फर्दर मोर लिख सकते हो। तो अभी मैं मैनुअली करता हूं, बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपने क्या बोला कि मुझे इंपोर्ट करना रिएक्ट, कहां से, रिएक्ट से, ठीक है। अब आप क्या करो, एक फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे हो। तो आप फंक्शनल कंपोनेंट कैसे बनाते हो, आप एक फंक्शन बनाते हो जो रिटर्न करता है आपको एक JSX का फॉर्मेट। तो अभी के लिए मैं कौन से एक नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। मैं उसे बताऊंगा कि आप उसे एरो मेथड कैसे बना सकते हो। तो फंक्शन बनाया हमने एज एन टू डू लिस्ट, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है जो अपने अंदर कुछ रिटर्न करता है, मान के चलिए div, ठीक है। और ये div क्या बोलता है, दिस इज टू डू लिस्ट, दैट्स इट, इसमें कुछ भी नहीं है। अब इस फंक्शन को अभी के लिए हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जो हमने टू डू लिस्ट बनाया इसे हम ऐप के अंदर एंटर करते हैं। अब देखना, अगर मैं टू डू लिस्ट यहां बनाता हूं, टू डू लिस्ट, सॉरी, ठीक है, तो ये मुझे एरर दे रहा है। तो ये एरर में बोल क्या रहा है कि JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पैरेंट एलिमेंट। इसका मतलब रिटर्न के अंदर एक रिटर्न है, इसके अंदर आप एक ही एलिमेंट रख सकते हो। तो अगर आपने div रखा है तो div स्टार्ट हुआ, बंद हुआ, तो एक ही एलिमेंट हो जो मुझे पास करे, उसके अंदर आप जितना कंपोनेंट रेंडर करना आप करो। इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या करो, यहां पे आप यहां पे एक div रेंडर करो और क्लोज एंड में करो, तो ये एरर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक ही एलिमेंट, ऑल्दो इस एलिमेंट के अंदर हमने कुछ कुछ चीजें की होंगी, और सॉरी, ऑल्दो इसके अंदर हमने 2-3 टू डू लिस्ट रेंडर कर दिया, तो ये चलेगा, बट फर्दर मोर ये रिटर्न सिर्फ एक ही एलिमेंट आपको रिटर्न कर सकता है, ठीक है, ये हम समझ गए। अब इसके बाद हम देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ, अब इसके बाद हम देखेंगे कि लेट्स सपोज आपको 3 कंपोनेंट रेंडर करना है, पर आपको एक्चुअल में कोई रैपर नहीं चाहिए, तो उस केस में आप क्या करोगे। मैं आपको इसका मतलब पहले दिखाता हूँ, सेव करता हूँ पहले, ठीक है। टू डू लिस्ट भी हमारा सेव कर देते हैं, और जो हमने पेज पे रेंडर किया ये देखते। तो देखो यहाँ 3 टू डू लिस्ट रेंडर हो गया स्क्रीन पे। तो हुआ क्या, हमने टू डू लिस्ट में बोला कि ये एक टू डू लिस्ट है, दैट्स इट, कुछ नहीं किया हमने, सिंपल एक डिव रेंडर किया स्क्रीन पे, और ऐप में बोला कि आप 3 टू डू लिस्ट को रेंडर कर दो। अब आप इसके इंस्पेक्ट पे देखोगे ना, जो हमारा डेवलपर कंसोल होता है, अगर आप वहां देखोगे तो ये टू डू लिस्ट डिव है, ये भी डिव है, ये भी डिव है, और इन तीनों का एक रैपर डिव है। और ये रैपर हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमें मालूम था कि जो ऐप वाला मेथड है वो रिटर्न में सिर्फ एक ही कंपोनेंट कर सकता है, तो हमें एक रैप करना पड़ा। अब लेट्स सपोज आपको ये फर्दर मोर डिव नहीं चाहिए, ठीक है। देखो हमें क्या लग रहा है, यहाँ पे हमने एक छोटा सा बनाया, हमें एक डिव ही तो है, क्या जाएगा। पर जब आपका एप्लीकेशन बहुत लार्ज स्केल जाता है ना, तो आपको एक पर्टिकुलर कंपोनेंट भी कॉस्टली पड़ता है। ऐसे बहुत नहीं होता, अगर आप डिव भी करोगे तो कोई हार्ड एंड फास्ट आपका बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। बट अगर आप नहीं चाहते हो कि मैं डिव नहीं चाहता हूँ पर मैं रैप तो करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो अगर जैसे आप ये हटाओगे, मैं बोलूंगा यार मुझे ना 3 टू डू लिस्ट दिखाओ, डिव मत दिखाओ, तो एरर आएगा, क्योंकि रिटर्न तो एक ही करेगा। तो आप यहाँ ना रैप कर सकते हो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट से। अब इससे क्या होगा, गिव मी सेकंड, इससे क्या होगा, हमारा रैप भी हो गया। और अगर हम इसे यहां देखेंगे, ओके जस्ट गिव मी सेकंड, तो यहां पे देखो 3 डिव है। अब इसके ऊपर का रैपर, ये डिव रूट वाला एलिमेंट है जो इंडेक्स और जेएस में हमारा था, पर इसके अंदर अब कोई भी रैपर नहीं है। तो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट क्या होता है, सिर्फ आपके रैप करने के काम आता है। अब देखो जब ये यहाँ रेंडर ही नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत बार इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट में क्या हम सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो एक्चुअल डोम में कभी रेंडर ही नहीं होता, तो उसकी सीएसएस कभी इंप्लीमेंट ही नहीं होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझना इन चीजों को पहले। तो हमने इनको रैप कर दिया टू डू लिस्ट में, तो अभी तो हमें एक ही टू डू लिस्ट चाहिए, तो मैं बाकी 2 को हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा अभी मैंने फॉर्मेट किया, तो सिंपल है, आप जो भी फॉर्मेट करना चाहते हो आप सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल KF प्रेस करो, तो फॉर्मेट हो जाता है यहाँ पे। अब देखना हमने रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट मैनुअली लिखा है, क्योंकि रिएक्ट हमने पहले से इंपोर्ट किया था। अब हम चाहते कि रिएक्ट इंपोर्ट तो किया हमने, पर फ्रेगमेंट में रिएक्ट से नहीं उठाना चाहता, आप इंपोर्ट करके उठाओ। तो आप क्या कर सकते हो, फर्दर आप यहां से ये हटा दो,
आप ये हटा दो, और आपने जब रिएक्ट इंपोर्ट किया ना, आप उसी के साथ फ्रेगमेंट इंपोर्ट कर दो, फ्रेगमेंट, ठीक है, तो भी ये वर्क करेगा। एक बार हम देख भी लेते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। टू डू लिस्ट यहाँ पे रेंडर हो रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। अब डिफरेंस समझना, हमने यहाँ रिएक्ट बिना कर्ली ब्रेसेस के इंपोर्ट किया और यहाँ कर्ली ब्रेसेस के साथ, तो डिफरेंस क्या होता है? देखो, हमने टू डू लिस्ट को इंपोर्ट किया कर्ली ब्रेसेस के साथ, क्योंकि हमें मालूम है टू डू लिस्ट नाम का एक कंपोनेंट बनाया है हमने, उसमें टू डू लिस्ट नाम का कुछ हमने एक्सपोर्ट किया है। वो कंपोनेंट हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, या वो एक वेरिएबल हो सकता है, पर हमने एक्सपोर्ट किया है कुछ। अब हम टू डू लिस्ट में जाएंगे, हम बोलेंगे हम नहीं चाहते इसे एक्सपोर्ट करना, हम चाहते बाय डिफॉल्ट जब भी कोई टू डू लिस्ट बोले तो टू डू लिस्ट वाला ये जो कंपोनेंट है ना, वो खुद ही एक्सपोर्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट तो करेंगे टू डू लिस्ट, ठीक है, ये सही है, पर हम चाहते ये डिफॉल्ट हो, सेव। अब जब हम डिफॉल्ट करेंगे ना, तो ये टू डू लिस्ट रेंडर, अब ये क्या बोले इसने, एक्सपोर्ट टू डू लिस्ट इंपोर्ट टू डू लिस्ट वाज नॉट फाउंड, उसे मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि अब ये डिफॉल्ट है। अब आप इसे कर्ली ब्रेसेस से मत दो, तो आप सिंपली कर्ली ब्रेसेस हटा दो, सेव करो, स्क्रीन रेंडर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारा रिएक्ट है वो डिफॉल्ट एक्सपोर्टेड है, और ये जो फ्रेगमेंट है वो सिंपली एक्सपोर्टेड है, ठीक है। तो आपको बेसिक डिफरेंस पता चल गया क्यों हम कर्ली ब्रेसेस के साथ इंपोर्ट करते हैं और कभी कभी बिना कर्ली ब्रेसेस के इंपोर्ट क्यों करते हैं, ठीक है। फिर अपने मेन स्ट्रीम में आते हैं, हमारा मेन मोटो है कि हम प्रॉप कैसे पास करें, ठीक है। अब टू डू लिस्ट एक कंपोनेंट है जो हमने बनाया है फंक्शन, ठीक है। अब इन सेम को, ठीक है, एरो मेथड के साथ कैसे क्रिएट करते हैं, तो अभी के लिए इसको कमेंट कर देते हैं और यहां हम लिखते हैं कॉन्स्ट, जो भी हम फंक्शन बनाना चाहते हैं, टू डू लिस्ट, ठीक है, मेथड हम चाहते पास करना, और ये क्या रिटर्न करता है, तो ये रिटर्न कर रहा है एक डिव जिसमें लिखा है दिस इज टू डू लिस्ट, सेम। तो अब हमने क्या यहाँ पे नोटिस किया कि इधर आप फंक्शन बनाते हो, इधर आप एरो मेथड बनाते हो, हमेशा जो फाइनल रिजल्ट होता है वो क्वाइट सेम ही होगा। क्वाइट क्या, वो सेम ही होगा, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। आप एरो मेथड अलग इंस्टेंस बनाता है, जब भी आप कोई क्रिएट करते हो ना, तो एरो मेथड अलग इंस्टेंस क्रिएट करता है एवरी पर्टिकुलर टाइम जब भी स्क्रीन आपका फर्स्ट टाइम रेंडर होता है, और ये सेम फंक्शन के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें हम और इन डेप्थ जाएंगे स्लोली। अभी के लिए हम बस समझते हैं कि इधर आप फंक्शन बनाओ या फिर इधर आप एक एरो मेथड बनाओ, दे बोथ विल वर्क सेम। एट देन जो फाइनल रिजल्ट होता है ना, जो हमारी डिस्ट फाइल होती है, हम ये भी देखेंगे डिस्ट फाइल कैसे बनती है, बिल्ड के अंदर क्यों होता है, और हमें डिस्ट फाइल चाहिए क्यों होता है। हम तो ये पूरा प्रोजेक्ट भी कहीं इंपोर्ट कर सकते हैं ना, तो वो हम फर्दर देखेंगे, धीरे धीरे हम मूव करते हैं। तो हमने यहाँ देख लिया, हमने एक टू डू लिस्ट बना लिया, हमने एक ऐप में बोला टू डू लिस्ट रेंडर कर दो, हो गया। अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ ना टू डू लिस्ट में, तो एक हम वेरिएबल ले लेते हैं। अब लेट्स सपोज हमने लिया एक वेरिएबल, एक लिस्ट ही ले लेते हैं टू डू, ठीक है, जिसमें हमने बोला कि ये मेरा आज का टू डू लिस्ट है, दिस इज माय टुडेज टू डू लिस्ट, ठीक है, हमने क्लोज कर दिया। अब ये मेरा टू डू है। अब देखो, हमने टू डू लिस्ट रेंडर कर दिया, इसके अंदर हमने कुछ चीजें लिख भी दी कि ये हमारा टू डेज लिस्ट है, पर ये तो स्टैटिक है ना। अगर आप कुछ भी करोगे, आप यहाँ पे कैसे करोगे कि पेरेंट कुछ भेजे और ये रेंडर कर दे, तो क्यों नहीं कर सकते अभी के लिए, क्योंकि ये स्टैटिक है। आप यहाँ आप कुछ भी इसे पास करो, पर रेंडर तो ये यही करेगा क्योंकि हमने लिख दिया मैनुअली। अब हम इसे कैसे डायनामिक बनाते हैं, तो टू डू लिस्ट में हम बोलेंगे कि आप एक काम करो, आप ना एक मैसेज लो, मतलब एक मैसेज नाम का प्रॉपर्टी लो, और इस मैसेज के अंदर आप टू डू पास कर दो, टू डू पास कर दो आप, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, टू डू लिस्ट एक कंपोनेंट था जिसको हमने एज ए प्रॉप, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टीज, तो एज ए प्रॉप हमने मैसेज पास किया कि टू डू नाम का जो भी मेरा ये है, इसे आप ऐसे मैसेज आप रख लो, जब भी आपको इसका कोई भी यूज करना है तो आप एज ए मैसेज यूज करोगे। तो अभी के लिए हम मूव करते हैं टू डू लिस्ट पे, ठीक है। अब हमने ऐप में तो बोल दिया टू डू लिस्ट को कि ये रहा एक प्रॉपर्टी, आप यूज करो, पर हमें सेम यूज करने के लिए टू डू लिस्ट में भी कुछ चेंजेस करने होंगे। तो टू डू लिस्ट में हमने कहा कि एक मैसेज नाम का प्रॉपर्टी है जो मुझे पेरेंट देगा, और जो भी मुझे पेरेंट प्रॉपर्टी देगा ना, मैं यहाँ पे रेंडर कर दूंगा, जिसे हम कह सकते हैं मैसेज, ठीक है।
कि जो भी मुझे पेरेंट लाके दे रहा है वो सेम मैं यहाँ पे रेंडर कर दे रहा हूँ। अब देखना प्रॉपर्टी नाम आपको सेम यूज करना है क्योंकि आपने बोला है मैसेज नाम का प्रॉप्स, तो आप यहाँ भी क्या यूज करोगे, मैसेज नाम का प्रॉप। ठीक है, स्क्रीन पे देखते हैं। तो अब देखोगे दिस इज माई टू डू लिस्ट। अब ये हमारे ऐप में था जो पेरेंट है और इसको रेंडर किसने किया, टू डू लिस्ट में जो हमारा चाइल्ड है। मतलब अभी पेरेंट ने चाइल्ड को एक कंपोनेंट पास किया। अब हम इसे कह सकते हैं ये है प्रॉप्स चाइल्ड कंपोनेंट के लिए। ठीक है, अब हम इसे दूसरे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, अब देखना कल को आप समझना कि प्रॉब्लम क्या आएगा। आपने मैसेज पास किया, आपने मान के चलो आप पास कर रहे हो आईडी, आप बोलते हो आईडी 1 है, फिर आप पास करते हो लेट्स सपोज आप कोई क्लास यूज करना चाहते हो कि ये क्लास भी आप यूज करो, क्लास आपने दे दिया MD5। ठीक है, ये चीज आपने पास कर दी। अब आप उसको यूज करने के लिए वहां क्या करोगे, टू डू लिस्ट में आपने मैसेज यूज करा, फिर आपने आईडी यूज करेंगे आप, फिर एक आप क्लास नेम यूज करेंगे, सॉरी क्लास नेम यूज करेंगे। अब आपको जैसे इसको यूज करना, लेट्स सपोज अभी मैं यूज करके देख लेता हूँ। आपने मैसेज यूज करा है यहाँ पे, सेम गोज टू आपने आईडी लिख दिया यहाँ पे, और सेम क्या आपने क्लास नेम लिख दिया यहाँ पे, सेव कर दिया। आपने यहाँ सेव करा तो 1 आ गया आईडी, पर क्लास नेम नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ क्लास नेम है और यहाँ क्लास है, तो ये सेम प्रॉपर्टी के नाम होनी चाहिए, वरना वो रेंडर नहीं होगा क्योंकि उसे पता ही नहीं है ना क्लास नेम नाम का कुछ है मेरे पास, तो उसने बोल दिया क्लास, सेव किया। ओके, अब ये बोला क्लास नाम का प्रॉपर्टीज होता है पहले से ही, तो अभी के लिए आप कर दो यहाँ पे क्लास नेम कुछ सेव, और आपने यहाँ क्या कर दिया क्लास नेम, और आपने यहाँ रेंडर कर दिया क्लास नेम, सेव कर दिया। आपने यहाँ स्क्रीन पे देखा तो MD5 आ गया रेंडर, मतलब आप जो पास कर रहे हो चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर कर दे रहा है। अब देखो कल को ये बहुत लंबा हो सकता है ना यार, आप एक कंपोनेंट को लेट्स सपोज 50 चीजें पास कर रहे हो, पॉसिबल है। तो अब हमेशा ऐसा यूज करना, तो देखो लिखने में आप जैसे भी करते हो ना कोड, फॉर श्योर एट द एंड रिजल्ट आपको सेम मिलता है, पर आप ऐसा कोड लिखते हो जो रीडेबल हो, जो लोग पढ़ सके, समझ सके कि अच्छा सामने वाला एक प्रॉप पास करना चाह रहा था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो आपने इसे ऐसे भी कर सकते हो, आप यहाँ कुछ भी नाम दे दो, लाइक विक्की। मैं बताऊंगा अभी नॉर्म्स क्या होता है, यूज क्या करना चाहिए, पर लेट्स सपोज मैंने यहाँ विक्की यूज किया। अब मैं बोलूंगा wiki.message, wiki.id और wiki.class। सेव किया मैंने, देखा एंड रिजल्ट सेम है। इसका मतलब है विक्की नाम का हमने एक प्रॉपर्टीज ले लिया है और उससे अब हम यहां पास कर रहे हैं। ठीक है, अब इसे हम कहते हैं प्रॉप्स। देखो अब मैंने क्यों विक्की स्टार्टिंग में लिखा ना, कोई रूल्स नहीं है, स्टैटिक नहीं कि आपको यही करना है, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट एक नॉर्म्स है जो टेक्निकली आप यूज करोगे। तो इससे क्या हुआ ना, आपने एक कंपनी ज्वाइन करी या फिर आप खुद की कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, आपने प्रोजेक्ट बना दिया। अब आपका फर्दर जो फेलो इंजीनियर था या फेलो डेवलपर था, उसको आपने बोला कि ये मेरा कोड है, फर्दर कुछ सपोर्ट आता तो कर देना। उसने आपका कोड देखा, उसने देखा विक्की। अब विक्की कोई टेक्निकली नॉर्म्स नहीं है ना जो हर कोई यूज करता है, तो प्रॉप्स ऐसे होती है जो प्रॉपर्टीज हर कोई यूज कर रहा है कि ठीक है यार, प्रॉप्स के साथ वो प्रॉपर्टीज हम फर्दर आगे लेके चलेंगे। अब आपका ये क्वाइट सेम, क्योंकि ये सेम ही काम करेगा। ठीक है, अब आगे मूव करने से पहले हमने एक चीज देखी है कि हम प्रॉप्स लिख रहे थे, और अगर हम प्रॉप्स से नहीं यूज करना चाहते तो हम कर्ली ब्रेसेस दे करके अंदर की प्रॉपर्टीज लिख रहे थे। इसका मतलब क्या होता है, तो एक बार हम कंट्रोल जेड करते हैं पहले से। इसका मतलब है लेट्स सपोज आपके पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपने लिखा है नेम, गिव मी सेकंड, हाँ नेम विकी, एज 24, और कुछ भी लिख सकते हैं अभी के लिए, एक्सपर्टीज फुल स्टैक। ठीक है, अब आप क्या करोगे अभी के लिए, बस टेस्ट करने के लिए, हमें कुछ करना नहीं है इसका ना, तो हम सिर्फ कंसोल करते हैं अभी के लिए। इसे कंसोल कर दिया हमने ओबीजे, सेव। अगर अब हम देखेंगे तो इससे कंसोल में ओबीजे प्रिंट हो गया। अब देखो, अब इस ओबीजे को एज ए प्रॉप्स मानो आप, कि हमने यहां जब प्रॉप्स लिखा ना, अब आप यूज मान लो चाहते हो आप सिर्फ एक्सपर्टीज प्रिंट करना, तो आप क्या करोगे ओबीजे डॉट एक्सपर्टीज सेव करोगे, तो सिर्फ एक्सपर्टीज यहाँ पे प्रिंट होगा। तो देखोगे तो सिर्फ फुल स्टैक प्रिंट हुआ। इसका मतलब कि प्रॉप्स
डॉट मैसेज किया तो वो प्रिंट हुआ, प्रॉप्स डॉट आईडी हुआ तो वो प्रिंट हुआ। तो इसका मतलब है कि अगर हम इन सेम को, जो भी हमारा प्रॉप्स के अंदर प्रॉपर्टीज थी, अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं, कोई भी नाम ले लेते हैं, A1 A2 और A3, और हमने बोला इक्वल टू OBJ, ठीक है। तो OBJ के अंदर A1 नाम की प्रॉपर्टी होगी तो यहाँ सेट हो जाएगा। मतलब मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन हो सके अभी समझ में ना आए, इससे अच्छे से आ जाएगा। नेम और इसमें एक्सपर्टीज, कॉपी। तो प्रॉप्स को आप ये मान के चलो कि प्रॉप्स के अंदर 3 प्रॉपर्टीज थी, मैसेज, आईडी और क्लास नेम, ठीक है। आप या तो ऐसे लिखते हो या तो आप ऐसे एक्सपैंड करके लिखते हो। तो OBJ के अंदर नेम है वो यहां आ जाएगा, OBJ के अंदर अगर एज है तो वो यहां आ जाएगा, और OBJ के अंदर एक्सपर्टीज है तो यहां आ जाएगा। अब अगर आप कंसोल करते हो, मान लो एक्सपर्टीज को सेव करते हो, रिफ्रेश करते हो, तो अभी के लिए फुल स्टैक रेंडर हो गया स्क्रीन पे। क्यों हुआ? क्योंकि इस एक्सपर्टीज के अंदर अब आ गया है जो भी OBJ के अंदर था। तो ये लिंकअप समझना कि कभी कभी हम प्रॉप्स लिखते हैं या फिर कभी कभी सीधा हम मैसेज लिख देते हैं कि यार जो मैसेज है ना प्रॉप्स के अंदर वो यहां आप सीधा दिखाता, मुझे प्रॉप्स डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझना, क्यों हम कभी देखो हमारे पास मान के चलो यार 2 ही प्रॉपर्टीज है या 3 ही प्रॉपर्टीज है, आप ऐसे लिखोगे। अब आपके पास मोर देन 50 और 60 तो पॉसिबल नहीं होगा ना, आप यहाँ पे लिखना पॉसिबल है बट अगेन वो रीडेबल नहीं होगा। तो आप ये ना करके सिंपली प्रॉप्स लिखते हो, तो मतलब एक ही है, आप ऑब्जेक्ट लेकर के फिर एक्सपैंड कर रहे हो, ठीक है। इसे हटाते हैं। इसे हाँ ठीक है, अभी के लिए ये एरर आएगा। देखो आ गया ना, क्योंकि ये प्रॉप्स डॉट मैसेज होगा, मैसेज नाम का कुछ है ही नहीं इनके पास ना, तो प्रॉप्स डॉट मैसेज सेव किया, सही चल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक और कंपोनेंट बनाते हैं, उस कंपोनेंट में हम एक और प्रॉप्स पास करेंगे ताकि हमारे पास 2 एलिमेंट हो गया, और उन दोनों एलिमेंट को हम प्रॉप पास कर रहे हैं। उसके बाद हम कॉल बैक देखेंगे कि वो कैसे। देखो हमने ये देख लिया कि पेरेंट ऐप अपने चाइल्ड कंपोनेंट टू को एक प्रॉपर्टीज कैसे पास करता है। अब हम एक और कंपोनेंट अभी के लिए बना लेते हैं जिसे हम कह सकते हैं todo.js, ठीक है। सेम गोज टू, अब हम फिर से यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट। अब मैं आपको बता दूंगा कि इसे सॉर्ट कैसे करते हैं, हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है। बट देखो अगर आप स्टार्टिंग से कोड कर रहे हो ना, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मैनुअली लिखो, इसलिए नहीं कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, बहुत अच्छे जल्दी जल्दी लिखने लगो, बट इसलिए कि आपको ना खुद में एक एक्सपर्टीज फील होगा कि ठीक है यार मुझे अब तो गलती नहीं होगा, या अब मैं कोई भी कंपोनेंट अगर बना रहा हूँ, अगर आप स्क्रैच से कोई कंपोनेंट बना रहे हो तो आप इजी टू यूज कर सको ना उसको। तो अभी के लिए आपने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम रिएक्ट, आपने कंपोनेंट बनाया todo, आपने रिटर्न कर दिया dev, ठीक है। अब देखना जो भी मैं कंपोनेंट बनाता हूँ, ये टू डू हुआ, टू डू लिस्ट हुआ, या फिर ऐप, ये सारे के सारे कंपोनेंट कैपिटल लेटर में होते हैं। अब ये हार्ड एंड फास्ट रूल है बकायदा, ठीक है। अब देखना इससे क्यों मैं हार्ड एंड फास्ट बोल रहा हूँ। लेट्स सपोज मैंने टू डी स्मॉल में बनाया सेव, ठीक है। अब मैं ऐप के अंदर इंपोर्ट करूंगा, तो मैंने यहाँ क्या बोला, टू डू लिस्ट हमारे पास है, लेट टू डू नहीं, अच्छा टू डू हमने यहाँ ये बना लिया था ना, इसे हटाता हूँ। अभी के लिए हम यहाँ कुछ भी मैसेज लिख लेते हैं से। अब हमने यहाँ पे टू डू बंद कर दिया। अब ये टू डू को हमने इंपोर्ट कर दिया टू डू से, ठीक है। सेम जैसा टू डू लिस्ट किया हमने एक टू डू इंपोर्ट किया है और हमने वहाँ पे बनाया। अब जब हमने रेंडर किया स्क्रीन, तो ये क्या बोल रहा है, टू डू लिस्ट इज अनरिकॉग्नाइज्ड। क्यों? इफ यू मीन टू रेंडर अ रिएक्ट कंपोनेंट स्टार्ट इट्स नेम विद एन अपर केस। तो ये एक रूल है कि अगर आप कोई कंपोनेंट बना रहे हो तो आप उसे अपर केस से डिफाइन करो कि नहीं यार आपने कंपोनेंट ही बनाया है, वो एक फंक्शन या वो नॉर्मल मेथड नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो हमेशा वो कैपिटल लेटर पे होगा, ठीक है। टू यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे हम रेंडर कर देते हैं दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट 2 सेव। हमने देखा दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट 2 रेंडर हो गया स्क्रीन पे, ठीक है, क्योंकि वो टू डू रेंडर हो गया। इससे पहले अगर नेमिंग चेंज आता है या वो अपर केस नहीं होता तो वो एज एन एरर देखेगा उसको। अब हम देखते पहले कि अब हम सेम जो हमने टू डू लिस्ट के साथ किया इसको भी एक प्रॉपर्टीज पास करते हैं। अब इसे हम कह सकते हैं ओके मैसेज दिस इज माय चाइल्ड
कंपोनेंट 2 और इसको हमने लिख दिया दिस इज माय चाइल्ड कंपोनेंट 1 सेव। ठीक है, अब ये रेंडर हो जाएगा स्क्रीन पे कि ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट 1 है। अच्छा, बाकी चीज़ें भी रेंडर करने के अभी के लिए नहीं करते क्योंकि हमें तो बस देखना कि प्रॉपर्टीज होती क्या है प्रॉप्स, और हम तो जो लिस्ट में जा करके इन 3 चीज़ों को हटा देते हैं। देखो, प्रॉप्स के अंदर मैसेज नाम का प्रॉपर्टीज है, पर प्रॉप्स के अंदर अभी आईडी और क्लास नेम नहीं है क्योंकि हमने हटा दिया। पर ये एरर नहीं आएगा, सेव किया हमने, रेंडर नहीं होगा, पर ये एरर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप यूज करते हो टाइप स्क्रिप्ट, जो कि हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, उसमें ना हार्ड एंड फास्ट बोल देते हैं। प्रॉप्स के अंदर सिर्फ यही 2 प्रॉपर्टी है, अगर आप थर्ड प्रॉपर्टी लिखोगे तो वो आपको एरर दे देगा। पर जावा स्क्रिप्ट में ना, जब हम JS यूज करते हैं, टाइप स्क्रिप्ट यूज नहीं करते हैं, तो उसमें हम कुछ स्ट्रिक्ट नहीं करते। उसमें हम बोलते हैं प्रॉप्स नाम की चीज है, इसके अंदर मैसेज है तो प्रिंट कर दो, अगर नहीं है तो मत करो प्रिंट। तो उसमें ना आप स्टिक्ड नहीं होते हो कि नहीं यार, आपने अगर बोला है कि प्रॉप्स के अंदर से यही 2 प्रॉपर्टी से ये चीज आप नहीं कर सकते। ऑल्दो आप प्रोटोटाइप का यूज कर सकते हो, जो कि हम डिफरेंट वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि अभी के लिए ये तो सिर्फ स्पेसिफिक है प्रॉप्स के लिए। बट अगेन बस मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको कि हार्ड एंड फास्ट प्रॉप्स के अंदर वो प्रॉपर्टीज नहीं है, फिर भी आपने पास करी तो वो रिएक्ट हमें एरर नहीं देता। उसका रीजन है कि अभी तक हमने उसको स्ट्रिक्ट करने नहीं बोला कि जो प्रॉप्स के अंदर प्रॉपर्टीज है वही दिखाओ वरना एरर दो, ऐसा कुछ नहीं बोला हमने। दिस इज द ओनली रीजन कि अभी के लिए एरर नहीं आया हमें। तो अभी के लिए मैं ये दोनों हटा दूंगा क्योंकि एक्चुअली तो आईडी और क्लास नेम है ही नहीं ना ऐप के अंदर। ठीक है, तो अब हमारा रेंडर क्या होगा स्क्रीन में, 1 और 2। बहुत सिंपल था, पेरेंट ने सिंपली कोई प्रॉपर्टीज भेज दी। देखो, तो मैं सिंपली बताऊं ना, तो रिएक्ट का लर्निंग का बहुत ही स्मॉल है। विद इन अ मंथ आप रिएक्ट में इनफ इतना तो कर सकते हो कि आप एक एप्लीकेशन बना सको। क्योंकि देखो, लर्न करने के लिए, सीखने के लिए बहुत कुछ होता है हर एक एप्लीकेशन, हर एक फ्रेमवर्क में। बट अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हो रिएक्ट पे, तो ना 1 मंथ बहुत है। तो यही था प्रॉप्स, इससे ज्यादा नहीं है। अब हम कॉल बैक पे देखते हैं कि यार पेरेंट तो चाइल्ड को कॉल भेज देता है एज ए प्रॉप, बट चाइल्ड कैसे भेजेगा अपने पेरेंट को? क्योंकि देखो, ये तो 1 वे है ना। टू डू में हमने कुछ मैसेज भेजा, सामने वाले के पास चला गया, पर टू डू लिस्ट कैसे भेजेगा अपने पेरेंट को? टू डू लिस्ट, देखो, ऐप को पता था मेरा चाइल्ड कौन है, पर टू डू लिस्ट को नहीं पता ना कि मेरे पेरेंट्स कौन है। पॉसिबल है ना इस टू डू लिस्ट को मैं टू डू के अंदर भी रेंडर करूं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता टू डू लिस्ट सेव, अब मैं अगर रेंडर करूं तो ये दिस इज माई चाइल्ड कॉम्पोनेंट, जस्ट गिव मी सेकेंड। अच्छा, कोई मैसेज भी तो लिखना होगा ना, मैसेज दिस इज माई अनदर कॉम्पोनेंट। लेट्स सपोज हमने लिखा अनदर कॉम्पोनेंट, सेव कर दिया, देखा तो यहाँ पे आ गया दिस इज माई अनदर कॉम्पोनेंट। इससे क्या हुआ, आपके पेरेंट को पता है चाइल्ड कौन है, पर आपके चाइल्ड को नहीं पता मेरा पेरेंट कौन है। टू डू लिस्ट को नहीं पता ना कि इसको कौन कौन यूज कर रहा है। इसको टू डू भी यूज कर रहा है, ऐप भी यूज कर रहा है। अब जब चाइल्ड अपने पेरेंट को भेजना कोई प्रॉपर्टी, उसे हम कहते हैं कॉल बैक। अब कॉल बैक होता क्या है? ठीक है, अब देखो, हम किसी चाइल्ड कंपोनेंट में आते हैं, पहले टू डू लिस्ट में आते हैं। अब टू डू लिस्ट को दे रहा है पेरेंट ऐप, तो अभी के लिए हम ऐप पे देखते हैं कि हमने एक ना फंक्शन बना दिया नॉर्मल। तो अभी हमने देख लिया, या तो आप एरो मेथड बनाते हो या फिर आप फंक्शन बनाते हो। तो अभी के लिए मैं एरो मेथड बनाता हूँ। हमने बोला ये एक हैंडल क्लिक नाम का एक फंक्शन है। ये करता क्या है, ये अपने अंदर बस कंसोल नहीं, हम अलर्ट करते, बेटर है, अलर्ट करता है चाइल्ड क्लिक्ड, सॉरी चाइल्ड क्लिक्ड, ठीक है, हैंडल क्लिक ये करता। अभी के लिए हम सीधा इसे चला के देखते कि ये काम भी करता है कि नहीं। सेव किया तो जैसे रेंडर हुआ हमें आ गया चाइल्ड क्लिक्ड, मतलब ये फंक्शन काम कर रहा। अब ये हमने बंद कर दिया। अब देखो, इस हैंडल क्लिक को मैं बोल रहा हूँ ऐसा, इसे बंद करता हूँ। इस हैंडल क्लिक को मैं टू डू लिस्ट को बोल रहा हूँ। अब टू डू लिस्ट को ना पेरेंट एक प्रॉप पास कर रहा है, लेकिन वो प्रॉप एक प्रॉपर्टीज ने एक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। कि मैं एक फंक्शन पास कर रहा हूँ, उस फंक्शन में जो तुझे मैनिपुलेट करना है चाइल्ड कंपोनेंट को, वो आप करो, फिर मुझे आप वापस कर दो, इसीलिए इसे कहते हैं कॉल बैक। अब हमने यहाँ पास कर दिया, अभी के लिए हम लिख देते कुछ भी, ऑन क्लिक, और हमने यहाँ बोल दिया यहाँ पे हैंडल क्लिक, कि ऑन क्लिक जब भी मेरा चाइल्ड कंपोनेंट ऑन क्लिक नाम का फंक्शन कॉल करेगा तो मेरा हैंडल क्लिक चल जाइए। ठीक है, सिंपल। अब ये टू डू लिस्ट के अंदर हम जाते हैं और हम बोलते हैं, देखो ऑन क्लिक ना हर एक एलिमेंट का ना
मतलब जैसे div एक एलिमेंट है ना, तो हर एक एलिमेंट का एट्रीब्यूट होता है, ऑन क्लिक या ऑन चेंज या ऑन माउस ओवर। इस पे इन डिटेल नहीं जाते क्योंकि ये तो नॉर्मल HTML की प्रॉपर्टीज है। तो हमने इसके ऑन क्लिक पे बोला props डॉट ऑन क्लिक। props डॉट ऑन क्लिक क्यों बोला? तो props के अंदर एक प्रॉपर्टीज है ऑन क्लिक नाम का, जो अभी जस्ट हमने यहाँ पे देखा ऑन क्लिक। अब कुछ और नाम रखते बेटर है, ऑन हैंडल लेते हैं, ठीक है, कॉपी, और हम टू डू लिस्ट में इसे ऑन हैंडल बोलते हैं। इससे होगा क्या वो समझना। अब हमारा टू डू लिस्ट जब भी props डॉट मैसेज में क्लिक करेगा तो ये props का ऑन हैंडल चल जाएगा। तो ये करेगा क्या चल के? ये अपने पेरेंट के पास जाएगा, या फिर जिसने भी इस फंक्शन को लिखा है यहाँ पे ऑन हैंडल हैंडल क्लिक, उसके पास चला जाएगा। सेव किया हमने। अब देखना, ये टू डू लिस्ट टू डू ने भी रेंडर किया अपने स्क्रीन पे, पर इसने वो ऑन फंक्शन वाला मेथड नहीं लिखा। अब होगा क्या, हमने जब यहाँ क्लिक किया कुछ नहीं हो रहा, पर जब हमने यहाँ क्लिक किया तो हमारा चल गया चाइल्ड क्लिक। इसका मतलब देखना, अभी चाइल्ड ने पेरेंट को बताया कि मैंने क्लिक हुआ हूं अभी। इसका मतलब है चाइल्ड अपने पेरेंट को इन्फॉर्म कर सकता है कि देखो कुछ तो हुआ है मेरे साथ। अभी वो प्रॉपर्टीज कुछ भेज नहीं रहा, पर उसे इन्फॉर्म जरूर कर दे रहा। मतलब आपका कॉल बैक मेथड चाइल्ड कुछ ना कुछ पास कर सकता है पेरेंट को, ठीक है। अब हम देखते हैं कि देखो, चाइल्ड कंपोनेंट पास तो कर देगा हमें एलिमेंट, और हम खुश है कि यार चलो हमें मालूम तो चल गया चाइल्ड क्लिक हुआ हमारा। बट अगर हम चाहते हैं चाइल्ड को कि यार तुम मुझे बता रहे हो इनफ है, पर मुझे ना कुछ चीज़ें भी बताओ, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दो। लाइक चाइल्ड क्लिक हुआ है तो चाइल्ड, जिसने भी चाइल्ड को क्लिक किया है उसकी आईडी या उसका नाम या उसने कब क्लिक किया वो टाइम, ऐसा कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन भी पास करो। क्योंकि देखो पेरेंट ने बिल्कुल एक इन्फॉर्मेशन दी है ना कि ये मैसेज है जिसे रेंडर करो, तो पेरेंट भी एक्सपेक्ट करेगा ना कि तुम भी मुझे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दो जो मैं यूज कर सकूं। तो अब एक फंक्शन मानो, देखो ये फंक्शन का पैरामीटर होता है। इस पैरामीटर हमने बोल देते हैं, बेटर है कुछ भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे विकी बोलता हूँ, देखो इसलिए मैं रैंडम नेम लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं विक्की लेता हूँ कि ये जो हैंडल क्लिक है ये अपने अंदर एक प्रॉपर्टीज लेगा जिसे हम कहेंगे विक्की, और इस विक्की को मैं अलर्ट में रेंडर कर देता हूं, ठीक है। इसका मतलब देखना कि टू डू लिस्ट का जो कंपोनेंट है उसने ऑन हैंडल चलाया, और ऑन हैंडल चलाते ही उसने एक कुछ प्रॉपर्टीज भी भेज दी, उस प्रॉपर्टीज को पेरेंट ने रेंडर कर दिया। तो अब टू डू लिस्ट क्या करेगा, अपने अंदर एक प्रॉपर्टीज भेजेगा। तो कैसे भेजेगा, तो इधर आप एक कॉल बैक फंक्शन यूज करो यहीं पे सिंपली, या फिर आप यहाँ बकायदा एक कॉल बैक बनाओ, कॉन्स्ट हैंडल मेथड, सॉरी मेरी स्पेलिंग बहुत गलत होती है, हैंडल मेथड, और आप सीधा यहाँ पे हैंडल मेथड कॉल कर दो, या फिर सीधा आप वो कोड यहीं पे लिख दो यार मेथड का, दोनों आप कर सकते हो। अभी के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है, हैंडल मेथड। और आपने यहाँ क्या बोला, ये क्या करे, प्रॉप्स, जो मेरा प्रॉप्स पेरेंट को भेजने के लिए है, और इसकी प्रॉपर्टीज का नाम क्या था, ऑन हैंडल ना। तो प्रॉप्स ऑन हैंडल, और इसे पास कर दो दिस इज माय सीक्रेट। अब देखना, चाइल्ड ने अपने पेरेंट को एक प्रॉपर्टीज दी है कि ये मेरा सीक्रेट है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे मैसेज कि दिस इज माय सीक्रेट, और इसने भेज दिया अपने पेरेंट को। और अलर्ट हमने कहाँ लगाया है, अपने पेरेंट में, कि जब भी मेरा टू डू लिस्ट कुछ भी भेजता है मुझे, मैं उसे अलर्ट कर दूंगा, मतलब स्क्रीन पे रेंडर कर दूंगा। अब मैं पेज रिफ्रेश करता हूं, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं यहां आ गया दिस इज माय सीक्रेट। तो इसका मतलब समझना, प्रॉप्स ना बहुत वास्ट ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉप सिंपल है, एक प्रॉपर्टीज जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम प्रॉप्स कहते हैं। पेरेंट अगर चाइल्ड को दे तो सिंपल रेंडर कर दो, या फिर कुछ भी इसका यूज करना वो करो। और अगर चाइल्ड अपने पेरेंट को दे उसे हम कह देंगे कॉल बैक, कि ये मेरा एलिमेंट है यार, आपको पेरेंट को जो करना कर लो। इससे क्या हुआ ना, हमें रिलेशन पता चल गया कि पेरेंट चाइल्ड से और चाइल्ड पेरेंट से कैसे रिलेट होता है रिएक्ट में। इससे हुआ क्या ना, पेरेंट और चाइल्ड इन दोनों का इंटर रिलेशन जो होता है रिएक्ट के अंदर, वो हमें पता चल गया कि ठीक है, एक पेरेंट अपने चाइल्ड को कंपोनेंट पास कैसे करता है या एलिमेंट पास कैसे करता है, और एक चाइल्ड अपने पेरेंट को एलिमेंट कॉल बैक के रूप में कैसे प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा मेन मोटो इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए इतना ही था कि हम प्रॉप समझ सके। फर्दर मोर हमने देखा, ये सेकेंड वीडियो है हमारी रिएक्ट सीरीज की, तो सेकेंड वीडियोस की 3 डिफरेंट स्मॉल वीडियोस आएंगी। एक तो हमने प्रॉप्स देख लिया, अब हम
स्टेज देखेंगे और फिर हम छोटा सा रखेंगे जिसमें हम स्टाइल्ड कंपोनेंट या खुद से स्टाइलिंग कैसे यूज कर सकते हैं। देखो अब हमने इससे पहले देखा था, ये हमने लिख दिया दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट 1। अच्छा पहले मैं अलर्ट बंद कर देता हूँ वरना वो, ठीक है। अब हमने ना मटेरियल यूआई देखा था, एक सेकंड रुकिएगा, मटेरियल यूआई, इससे पहले हमने देखा था कि मटेरियल यूआई हम कैसे यूज कर सकते हैं। हमने ऑल दो मटेरियल यूआई की इंस्टॉलेशन कर ली थी पहले ही, तो अभी के लिए हम देखते हैं इसके डॉक्स में। तो इसके कंपोनेंट्स में जाते हैं, कोई भी कंपोनेंट हम उठा लेते हैं अभी के लिए, सेलेक्ट, ठीक है। इसमें कोड में जाएंगे तो दोनों फॉर्मेट देता है, इधर आप जावास्क्रिप्ट यूज करना चाहते हो या टाइपस्क्रिप्ट। अभी के लिए हम जावास्क्रिप्ट करते हैं। देखो इसमें सारी चीजें हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, धीरे धीरे। अभी हो सके कुछ चीजें समझ में नहीं आए, बट आपको ओवरऑल एट द एंड आपको इनफ समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए मैं एक नया कंपोनेंट बना लेता हूँ, या फिर टू डू में ही पेस्ट कर देता है अभी के लिए, ठीक है। इसका नाम टू डू रख लेते हैं अभी, ताकि टू डू सेव, ठीक है। अभी के लिए हमने टू डू को रेंडर कहाँ से कर रहे हैं, ऐप के अंदर ही रेंडर किया हमने टू डू को। टू डू में कोई प्रॉपर्टीज नहीं है मैसेज नाम का, सेव। अब हम यहाँ देखते हैं तो टू डू इम्पोर्टेंट टू डू वर नॉट फाउंड इन कंपोनेंट टू डू कांट रिजॉल्व कंपोनेंट। अच्छा मटेरियल यूआई हमारे में इंस्टॉल्ड नहीं है, तो एक काम करते हैं इंस्टॉल कर भी लेते हैं, बट थोड़ा टाइम जाएगा इंस्टॉल करने में। तो अभी के लिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। तो इंस्टॉलेशन सिंपल है, आप सीधा इसके गेटिंग स्टार्टेड में जाओ, इंस्टॉलेशन में जाओ, आप देख लो। अच्छा ये मुझे इंस्टॉल करना है मटेरियल यूआई, ठीक है। अभी के लिए मैं स्टॉप करता हूँ अपने npm run स्टार्ट को, और सिंपल मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, सॉरी पेस्ट। तो हमारा मटेरियल इंस्टॉल हो गया, बट हमने npm run स्टार्ट बंद कर दिया था, तो हम स्टार्ट भी कर लेते हैं। अब जब तक ये स्टार्ट हो रहा है मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो अभी हमने टू डू में बना दिया, अभी आप ये सब मत देखो कि सर्च स्टेट वगैरह भी हम देखेंगे इससे आगे। अब आप देखना रिटर्न के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट जो रैपर होता है वो बॉक्स है, ठीक है। देखो ये कोड किसी और ने बनाया, पर इस अब हम जितना अभी हमने जितना प्रॉप्स देखा उससे हम समझ सकते हैं होगा क्या। तो इसने एक एलिमेंट क्यों लिया, क्योंकि रिटर्न हमेशा एक ही एलिमेंट JSX के ले सकता है, इसलिए इसने एक लिया होगा, ठीक है। अब किसी ने इनपुट लेबल नाम का कोई कंपोनेंट बनाया होगा किसी ने, अब उसने आईडी पास किया, ये आईडी क्या है, इस इनपुट लेबल के लिए एज ए प्रॉप है। अच्छा ये मेरा रन हो रहा है, जब तक इसे क्लोज करते हैं। हाँ तो ये आईडी क्या है, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए प्रॉप्स है, और ये चाइल्ड कंपोनेंट है टू डू का, इसने क्योंकि इसने पास किया कुछ। सेम गोज टू सेलेक्ट। अब ये ऑन चेंज देखना, इसने फंक्शन कॉल किया एक, कि जब भी मेरा सेलेक्ट के अंदर कुछ भी चेंज होता है तो मेरा ऑन चेंज चला दो। और ऑन चेंज चलाने से क्या होगा, ये फंक्शन चलेगा, और ये फंक्शन चलने से क्या होगा, जो भी हम आगे करना चाहते हैं, आप कंसोल करते हो या आप कुछ सेट कर रहा है ये। तो फर्दर मोड देखना क्या है, ये प्रॉप्स है और ये कॉल बैक है। तो आप पूरे रिएक्ट में आपको सिर्फ जो भी आप इस खेल रहे होगे ना, तीन चीज़ों पे मैक्सिमम होता है। इधर आप प्रॉप्स, इधर आप यूज़ करते हो कॉल बैक, या फिर आप यूज़ करते हो स्टेट। देखो बहुत कुछ है वैसे रिएक्ट में, बट आप इन चीज़ों की बेसिक ग्रिप होनी चाहिए आपके पास कि इंटरनली ये काम कैसे कर रहा है। और हर एक एलिमेंट की खुद, जैसे अपने वैल्यू 10 पास किया तो ये एज ए प्रॉप्स है मेन्यू आइटम का, आपने 10 पास किया एज ए वैल्यू, ठीक है। तो अब हमारा स्क्रीन रेंडर भी हो गया है, फिर भी एरर आ रहा है। तो ये एरर क्या है, इम्पोर्ट इतना टू डू इम्पोर्ट से टू डू वर नॉट फाउंड इन कंपोनेंट टू डू क्यों नहीं मिला इसे, क्योंकि हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है और ऐप के अंदर टू डू डिफ़ॉल्ट नहीं है। देखो अब ये एरर आएगा आपको, तो एटलीस्ट आप समझ सकोगे ना, अच्छा ये एरर क्यों आ रहा। सेव कर दिया हमने, हम रिएक्ट में जाते हैं, रेंडर करते हैं स्क्रीन। हमारे पास एक सेलेक्ट आ गया, आपने क्लिक किया 10 20 30 आ गया, 30 क्लिक किया, वही ऊपर पे हमारा रेंडर हो गया, ठीक है। अब देखो मटेरियल यूआई ने क्या हेल्प किया हमारा, मटेरियल यूआई ने हमें एक सेलेक्ट दे दिया। अब हमें मैनुअली सेलेक्ट बनाने की या ड्रॉप डाउन बनाने की जरूरत नहीं है। बट लेट्स सपोज आप चाहते हो कि ये जो बॉर्डर है हमारा जिसमें एज लिखा हुआ ये ब्लू कलर का है, आप चाहते हो मैं इसे रेड करूँ। देखो तो मैनुअली आप कैसे कर सकते हो, आप इंस्पेक्ट पे गए, आपने देखा अच्छा ये एलिमेंट है, आपने इसके स्टाइल में क्या लिख दिया, जो भी इसका बॉर्डर कलर होगा वो आप रेड कर दो, ठीक है। एक काम करता हूँ, थोड़ा सॉलिड भी ले देता हूँ बॉर्डर को,
बॉर्डर है, आपने बोल दिया सॉलिड, ऊपर से रेड, और आपने बोल दिया 2 पिक्सल, बढ़ा लेते देखने के लिए बस, ठीक है, ये आपने कर दिया। बट सेम आप कोड में कैसे करोगे? आपने यहाँ स्टाइलिंग लिख दिया, फिर आप जहाँ भी सीसेस लिखते हो वहाँ स्टाइलिंग लिख देते हो, बट आप एक्चुअली स्टाइल यूज कैसे करते हो? आप कैसे किसी की इनबिल्ट स्टाइलिंग मैनिपुलेट करते हो या चेंज करते हो, या आप खुद से चाहते हो? देखो, दिस इज माई चाइल्ड कंपोनेंट 1, तो आप चाहते हो ये ना बोल्ड लेटर में हो, तो आपको पता है कि मैं फॉन्ट वेट यूज करूंगा 800 और मेरा बोल्ड हो जाएगा, पर आप उसे रिएक्ट में कहाँ लिखोगे वो चीज? तो वो भी हम देखेंगे। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम 3 पार्ट कर रहे हैं। एक तो प्रॉप्स जो हमने देख लिया, फिर हम देखेंगे स्टेट कि हम स्टेट कैसे मैनिपुलेट करते हैं, और फिर हम देखेंगे स्टाइल्ड कंपोनेंट कि हम स्टाइल्ड कंपोनेंट बनाते कैसे हैं, सीएसएस कैसे यूज कर सकते हैं रिएक्ट में, ठीक है। तो आगे मूव होने से पहले आप समझ चुके होंगे कि रिएक्ट बहुत हार्ड ऐसा कुछ नहीं है, रिएक्ट एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे है। और अगर आप चाहते हो कि आप साथ में कोडिंग करो, और अगर आप साथ कोड कर रहे हो और आपको कुछ प्रॉब्लम आता है, तो ऑल्दो मैं ये सारे कोड गिट के रेपो में डालूंगा और वो लिंक भी शेयर करेंगे, ताकि हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ठीक है, इस डे का जो हमने कोड लिखा था वो हमने रेपो में डाल दिया, ताकि अगर आप कहीं फंसते हो तो आप देख सको। बट उसके बाद भी अगर आप किसी चीज़ में लगते हो कि नहीं यार मेरा प्रॉप पास नहीं हो रहा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि बाकी सारी सीरीज में जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे, इनकेस आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कभी भी पिंग कर सकते हो मेरे मेल आईडी पे, या फिर आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, जिसमें मैं फर्दर आपको रिप्लाई या फिर आपको साथ बैठ करके रिस्पॉन्स देख लेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब आपको छोटा सा भी डाउट हो तो आप क्लियर कर लेना, क्योंकि देखो, अगर आप अपने साइड से स्टार्टिंग फेज पे क्लियर रहोगे ना, तो आपको एक ग्रिप बन जाएगी। और रिएक्ट ऐसा नहीं है कि आप हर जगह रिएक्ट ही यूज करोगे, पर रिएक्ट आपको इनबिल्ट कॉन्सेप्ट दे देगा कि अच्छा एक्चुअली डोम ऐसे काम करता है या फ्रंट एंड ऐसे काम करता है, जिससे आप अगर किसी और टेक्नो पे मूव भी करते हो ना, तो यू हैव अ ग्रिप। सिर्फ सिंटेक्स चेंज होता है, कॉन्सेप्ट रिमेन द सेम, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और हिट द बेल आइकन कि जब भी मेरी वीडियोस आती है आपको पता चले कि अच्छा विक्की ने वीडियो डाली है। तो ये रिएक्ट की सीरीज थी, हम लीड कोड की सीरीज करते हैं, छोटी सी टेक टॉक है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं, या डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मार्केट में हैं और हम उसे फर्दर मोर यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। सो थैंक यू एंड डू सपोर्ट मी। हैव अ नाइस डे।